नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। समूह ग की अटकी भर्तियों पर निर्णय को कमेटी बनी। अनुराधा पाल बागेश्वर रीना पिथौरागढ़ की नई डीएम बनी। कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता देने की तैयारी। उत्तराखंड में 10% जन औषधि केंद्र बंद। डीजीपी रहते बंसल ने की थी बीएस सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की सिफारिश। उत्तराखंड आईटी एक्ट में बदलाव का पक्षधर। एएनएम और स्टाफ नर्स के पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने की तैयारी शुरू। एसटीएच में 15 लाख खर्च कर भी इमारत पर उगे घास और पौधे। महिला कर्मचारी के आवास पर खर्च कर दिया पूरा बजट। 6 लाख श्रमिकों के भत्ते में 12% की बढ़ोतरी। रामनगर में डेंगू का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव का आज से आगाज। 45,000 परिवारों को कनेक्शन मिला, अब पेयजल का इंतजार। टीबी रोगियों की देखरेख में नैनीताल तीसरे नंबर पर। भीमताल से नौकुचिया ताल तक सड़कें बदहाल। उद्घाटन मैच में यूएस नगर ने नैनीताल को हराया। पहाड़ के बोर्डिंग स्कूलों में 2 माह पहले बोर्ड प्रैक्टिकल। उद्योगों को झटका, 24 घंटे बिजली के लिए देना होगा। और बिहार से ज्यादा बाघ व गुलदार उत्तराखंड में मरे। ड्यूटी में लापरवाही पर कांस्टेबल निलंबित। इंजीनियरिंग कॉलेज में 300 सीटों पर होंगे प्रवेश। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर लीक कांड के बाद से अटकी हुई 8 परीक्षाओं में निर्णय के लिए रिटायर्ड आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। जुलाई में आयोग का पेपर लीक कांड मामले आने के बाद 8 ऐसी परीक्षाओं में निर्णय नहीं हो पाया, जिसमें परीक्षाएं तो हो चुकी लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें एलटी, व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस रैंकर का तो परिणाम भी जारी हो चुका था, जबकि वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार के मामले में रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। इस बीच 11 अक्टूबर को आयोग ने शासन को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह जताते हुए इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन चयनित युवाओं के विरोध के चलते आयोग को इस मामले में नए सिरे से विचार करना पड़ा। इसी क्रम में आयोग ने अब एसएस रावत की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस प्रकरण में जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड रजिस्ट्रार जनरल बीके माहेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स मैनेजर संजय माथुर को भी शामिल किया गया है। सरकार ने पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिलाधिकारी और पौड़ी व चमोली के पुलिस कप्तान बदलते हैं। आईएएस आशीष कुमार पौड़ी और रीना जोशी को पिथौरागढ़ का नया डीएम बनाया गया। वहीं पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल बागेश्वर की नई जिलाधिकारी होंगी। शुक्रवार देर शाम अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रियाल ने जिलाधिकारी में फेरबदल के यह आदेश दिए। पिथौरागढ़ के डीएम रहे आशीष चौहान को पौड़ी के डीएम के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जबकि पौड़ी के निवर्तमान डीएम विजय कुमार जोग दंडे को बाधित प्रतीक्षा सूची में रखा गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पौड़ी के जिलाधिकारी जो दंडे के बयानों को लेकर सरकार की किरकिरी भी हुई थी। उधर गृह विभाग ने पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह को बाधित सूची में रखा गया। वहीं चमोली की एसपी रही चौबे को पौड़ी का नया कप्तान बनाया गया। चौबे को बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में कुशल प्रबंधन के रूप में यह इनाम दिया गया है। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ता का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है। राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी को जुलाई माह में महंगाई भत्ते का लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर को भी अब जल्द महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसी माह हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी को महंगाई भत्ते फैसला लेने को अधिकृत कर दिया गया था। वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 4% महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। सीएम अपनी राजधानी से बाहर है। शनिवार शाम को वो दिल्ली से वापस लौटेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद मुख्यमंत्री महंगाई भत्ते की फाइल को मंजूरी दे सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि जुलाई से अक्टूबर माह का डीए एरियर के रूप में कर्मचारियों के बैंक खाते में डाला जाएगा, जबकि नवंबर माह के वेतन से इसका नकदीकरण होगा। 4% डीए बढ़ने से कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम लगभग 1800 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक का लाभ होगा। उत्तराखंड में मरीजों की गुणवत्ता
के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्रों को लेकर सरकारी सिस्टम भी गंभीर नहीं है। उत्तराखंड में 216 जन औषधि केंद्र खोले जाने थे, वह स्वास्थ्य महकमा 198 खोल पाया, जिनमें से भी 19 बंद हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने 9 जिलों में इन केंद्रों की बहाली की पड़ताल की तो प्रमुख वजह सरकारी सिस्टम की लापरवाही ही नजर आई। सरकारी डॉक्टर मरीजों की पहले तो जेनेरिक दवाएं लिखने से बचते हैं। यदि मुख्य मरीज खुद जेनेरिक दवा लिखने के लिए कहते हैं तो उन्हें ब्रांडेड दवा लेने की सलाह देते हुए लौटा दिया जाता है। वो दूसरा, इन केंद्रों को इंसेंटिव के रूप में केंद्र सरकार से 15% सब्सिडी और दवाओं में 20% मार्जिन मिलता है। इसका भी समय भुगतान नहीं हो पाया, जिससे यह जन औषधि केंद्र बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्री के सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तराखंड ने आईटी एक्ट में बदलाव को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के मुद्दे पर उत्तराखंड से 4 राज्यों को प्रस्तुतिकरण का मौका दिया। उत्तराखंड से डीजीपी अशोक कुमार ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश की पुलिस के प्रयासों की जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की सक्रियता के चलते 2021 के पावर बैंक घोटाला और वर्ष 2022 में फर्जी चाइनीज वेबसाइट घोटालों के तहत देश भर में चल रही ठगी का खुलासा हुआ। डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड के साइबर थाने में 0 एफआईआर दर्ज की जा रही है। थानों की दीवारों पर साइबर जागरूकता के संदेश और बुलेटिन लगाए गए हैं। उधर साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए इनकी विवेचना का अधिकार उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को देने की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने आईटी एक्ट कानून को मजबूत करते हुए सजा का प्रावधान और सख्त करने तक कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बल्क एसएमएस को लेकर बड़े नियम लागू करने का सुझाव दिया। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज के बाद अब वन विभाग के अफसर खुलकर सामने आ गए हैं। इस मामले में पीसीसी विनोद सिंघल ने वन विभाग का पक्ष रखा है। उनका दावा है कि सत्यव्रत बंसल ने डीजीपी रहते हुए दूसरी मंसूर के तत्कालीन सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह की जांच में फर्जी तरीके से वन भूमि खरीदने की पुष्टि की बात कही थी। साथ ही शासन से तत्कालीन एडीजी बीएस सिद्धू सहित अन्य मुकदमा दर्ज कराने की मांग सिफारिश की थी। पीसीसीएफ सिंघल ने शुक्रवार को मीडिया की विज्ञप्ति जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उस दौरान बंसल ने यह भी आशंका जताई थी कि वह फर्जीवाड़ा करने वाले बचाव में वन अफसरों पर केस दर्ज करा सकते हैं। हैरानी की बात है कि बंसल की रिपोर्ट के करीब 1 माह बाद ही तत्कालीन डीएफओ धीरज पांडे समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। शासन को भेजी रिपोर्ट में बंसल ने साफ किया कि सिद्धू ने जो जमीन खरीदी वो रिजर्व फॉरेस्ट की थी, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बंसल ने तत्कालीन सीओ मंसूरी स्वतंत्र कुमार की जांच को सही बताया था। सीओ की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि किसी की निजी भूमि नहीं है, पर तत्कालीन डीजीपी बंसल की रिपोर्ट के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में एएनएम और स्टाफ नर्स सीएचओ के करीब 4000 से अधिक पदों पर जल्दी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक में धन सिंह रावत ने कहा कि स्टाफ नर्स के 2800 पदों पर एएनएम के 824 पदों को वर्षवार भरे जाने हैं। वहीं एएनएम के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जानी है। इन्होंने इसमें तेजी लाने की हिदायत दी। कहा कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए रोगी कल्याण समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी की जाए। शहरों में हाउस टैक्स को क्षेत्र के जमीनों की सर्किल रेट से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। शहरी विकास विभाग ने नई टैक्स प्रणाली की नियमावली बताते हुए इन पर लोगों से दावे आपत्तियां मांगी। नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नई टैक्स प्रणाली तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। भाजपा सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही शहरी निकायों द्वारा वसूले जाने वाले हाउस टैक्स को इलाके की सर्किल रेट से जोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए पिछले कार्यकाल के दौरान ही नगर निगम और नगर पालिका नगर पंचायतों के एक्ट में बदलाव हो चुका है। इस बीच सरकार नई टैक्स प्रणाली के अनुसार नियमावली तैयार कर चुके हैं। इसे लागू करने से पहले शहरी विकास विभाग ने इन सभी निकायों को इस पर सुझाव देने को कहा है। नई टैक्स प्रणाली के बाद निकायों के हाउस टैक्स से होने वाली आय कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। मौजूदा प्रणाली में निकाय खुद हाउस टैक्स की दरें तय करते हैं, लेकिन नई प्रणाली में यह इस तरह से प्रशासन के स्तर से तय होने वाले सर्किल रेट से लिंक हो जाएंगे, जिससे व्यावसायिक क्षेत्रों, मुख्य बाजारों में भी आवश्यक क्षेत्रों के मुकाबले हाउस टैक्स की दरें कहीं अधिक हो सकती है। हालांकि एक्ट में संशोधन के समय सरकार शुरुआती 5 साल तक हाउस टैक्स बढ़ोतरी की दरें न्यूनतम रखने का रास्ता खोल चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत से ही प्रदेश में हाउस टैक्स की नई दरें लागू हो सकती हैं।
एसटीएस की बिल्डिंग में 200 से ज्यादा जगहों पर घास पौधे उगाए हैं। जिस अस्पताल में सीलन की समस्या बढ़ रही है वही बिल्डिंग भी कमजोर हुई है। यह स्थिति तब है जबकि अस्पताल की मेंटेनेंस हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। एसटीएस में रोजाना करीब 1500 से ज्यादा लोग ओपीडी में जांच कराने आती हैं। 500 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि जिस बिल्डिंग में मरीजों का इलाज होता है उसकी देख रेख ठीक से नहीं हो पा रही। बिल्डिंग की हर खिड़की के आसपास या तो घास उगाई है पौधे जो बिल्डिंग में अपनी जड़ें जमा कर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। घास और पौधे की वजह से बिल्डिंग में पानी का जमाव हो रहा है, जिससे सीलन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। मंडी समिति में आवासों की मरम्मत के नाम पर अनियमितता का भी आरोप लगा है। लालकुआं निवासी मुख्तार अहमद ने सीएम पोर्टल पर शिकायत करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शिकायत का संज्ञान लेते हुए मामले में शासन ने मंडी सचिव दिग्विजय सिंह देव को जांच के आदेश दिए। मुख्तार अहमद ने सीएम पोर्टल में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि मंडी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत के लिए करीब 25 लाख रुपए आवंटित हुए थे। कर्मचारी कार्यदायी संस्था मंडी परिषद ने पूरी रकम एक ही महिला कर्मचारी के आवास की मरम्मत में खर्च कर दी। आरोप लगाया गया कि मंडी परिषद के एक अभियंता ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक ही आवास पर पूरा बजट खर्च कर दिया। सीएम कार्यालय ने मंडी समिति के सचिव को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मंडी परिषद के अधिकारियों के अनुसार 3 नवंबर को मामले में बैठक कर जाँच की जाएगी। राज्य की फैक्ट्रियों, उद्योगों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करीब 6 लाख पंजीकृत श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर माह में उन्हें करीब 12% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता डीए मिलेगा। श्रम निर्देशालय ने इस बार डीए में 160 रुपये की बढ़ोतरी कर श्रमिकों को राहत दी है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में वर्ष में 2 बार बढ़ोतरी होती है। उत्तराखंड में बीते सितंबर तक पंजीकृत श्रमिकों की 1140 रुपये की रकम प्रति माह वेतन के साथ डीए के तौर पर मिलती थी, जिसे अक्टूबर में बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह के स्तर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। रामनगर में बीते कुछ दिनों में डेंगू और मलेरिया से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। रामनगर अस्पताल में एक विशेष वार्ड भी बनाया गया। जानकारों के अनुसार रामनगर में रोजाना डेंगू और मलेरिया के कई मामले सामने आ रहे हैं। 10 से अधिक गंभीर मरीज भर्ती हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय की डॉक्टर मोनिका ने बताया कि गंभीर मरीजों को स्पेशल वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। हालत ज़्यादा खराब होने पर मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। जोहार सांस्कृतिक एवं वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी की ओर से शुक्रवार को जोहार जन मिलन केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पांगते ने बताया कि 2 दिवसीय जोहार महोत्सव 29 अक्टूबर शनिवार से शुरू हो रहा है। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष पांगती ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना के चलते महोत्सव सूक्ष्म तरीके से आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं के लोकप्रिय गायकों व नृत्य कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रतिभावान कलाकारों को भी मंच पर प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाएगा। महोत्सव में अभिनेता हेमंत पांडे, जागर गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट भी शिरकत करेगी। दिन में क्षेत्र के विकास से संबंधित गोष्ठी, पेंटिंग एवं कुमाऊं बोली में निबंध भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 100 का व्यंजन, कुटीर उद्योग व जड़ी बूटी और कपड़ों आदि के स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव में पहाड़ी रामलीला के कुछ अंश भी दिखाए जाएंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा देना, आपस में जुड़े रहना, नए लोक कलाकारों को प्रोत्साहित और दर्शकों का मनोरंजन करना है। इस दौरान संरक्षक गजेंद्र सिंह पांगती, देवेंद्र सिंह धर्म सत्तू, सचिव धीरेन्द्र सिंह पांगती, कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र सिंह टोलिया, कोषाध्यक्ष दाम सिंह मरतोलिया आदि मौजूद रहे। देश को 2024 तक टीबी मुक्त बनाने की पहल के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। 6 रोगियों के इलाज में निक्षय मित्र टीबी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड पूरे देश में टीबी मरीजों की देखरेख में तीसरे पायदान पर है। उत्तराखंड में कुल 12,710 यानी 89% टीबी मरीजों ने मदद को इच्छा जताई है। उत्तराखंड में कुल 14,539 मरीजों की देखरेख के लिए 5,650 निक्षय मित्र आगे आए हैं। टीबी मरीजों की देख रहे हैं। प्रदेश में हरिद्वार पहला, उधम सिंह नगर दूसरा और नैनीताल जिला तीसरे स्थान पर है। नैनीताल जिले में 991 निक्षय मित्रों ने 1926 टीबी मरीज गोद लिए। वरिष्ठ जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेश धगरियाल ने बताया कि क्षय रोगियों की मदद को कई स्वास्थ्य विभाग, संस्थाएं व संगठन के लोग आगे आ रहे हैं। निक्षय मरीजों के मामले में देश में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर और नैनीताल प्रदेश में तीसरे स्थान पर।
नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 45,000 परिवारों को कनेक्शन मिल गया है, लेकिन पेयजल सप्लाई से वंचित है। जल जीवन मिशन जेजेएम की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। ये परिवार नलकूप और हैंडपंप के सहारे जैसे तैसे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके गांव में जेजेएम के तहत 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने की योजना तैयार की गई, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जेजेएम की वेबसाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार नैनीताल जिले में 1008 राजस्व गांवों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से पाइप्ड वाटर सप्लाई पीडब्ल्यूएस के तहत 984 गांव शामिल हैं, जिसमें 1.12 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था। लेकिन 67,000 से ज़्यादा परिवारों को पेयजल सप्लाई मिल रही है, जबकि 45,000 परिवार को कनेक्शन तो मिला, लेकिन पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार जीजीएम परियोजना से वंचित गांवों के लिए जल संस्थान और पेयजल निगम की ओर से अक्टूबर माह में टेंडर जारी किए गए थे। ऐसे में दिसंबर तक सभी टेंडरों की कार्रवाई पूरी होकर कार्यदेश जारी होने की संभावना है। साथ ही जनवरी में योजना का काम शुरू हो जाएगा। वहीं दिसंबर 2023 में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में पेयजल कनेक्शनों से वंचित परिवार को 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। पर्यटन शहर भीमताल में सड़कों की हालत बदतर बनी हुई है। शहर को जोड़ने वाले 3 मुख्य मार्गों के साथ ही नगर के भीतर दर्जन भर आंतरिक सड़कें भी स्थिति दयनीय बनी हुई। इन सड़कों की ना तो सुध लेने वाला नगर पंचायत, ना ही देखरेख का जिम्मेदार लोग निर्माण विभाग पूरा कर पा रहा है। ऐसे में पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। नौकुचिया ताल में भी सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं। नैनीताल के साथ ही भीमताल भी पर्यटन की दृष्टि से खासा प्रसिद्ध है। यहाँ रोज हजारों की तादाद में देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। साथ ही विकास भवन होने के कारण जिले भर के लोग कागजी कार्रवाई को रोज भीमताल पहुंचते हैं। इसके अलावा भवाली, रामगढ़, गागर, मुक्तेश्वर आदि पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला भी भीमताल मुख्य द्वार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सड़कें बदतर स्थिति में। भवाली से भीमताल, हल्द्वानी से भीमताल और पहाड़ यानी बाया खुटानी से भीमताल आने वाले वाहनों की संख्या रोज काफी है। ऐसे में खस्ता हाल बनी सड़कें परेशानी और दुर्घटना का सबब बनी हुई है। इसके अलावा भीमताल के 8 वार्ड और 7 ताल और नौकुचिया ताल को जोड़ने वाली करीब दर्जन भर सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है। सड़कों पर कई बड़े बड़े गड्ढे बने तो अधिकांश जगहों पर साइड वॉल ही नहीं है। शीतकालीन अवकाश वाले प्राइवेट स्कूलों में इस बार बोर्ड के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट 2 माह पहले कराने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की ओर से स्कूलों को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन छात्रों का नाम बोर्ड को ऑनलाइन एलओसी उम्मीदवार की सूची में नहीं ले गया, उन्हें प्रैक्टिकल में नहीं बैठाया जाएगा। सीबीएसई से संबंधित प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल करा लिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों के ऐसे स्कूल जहां गर्मियों के दिनों में छुट्टियां रहती है, वहां हर साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट आदि करा लिए जाते हैं, जबकि सर्दियों की छुट्टियों वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल फरवरी से लेकर बोर्ड परीक्षा से पहले तक कराए जाते हैं, जिसमें अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होने वाले बोर्डिंग स्कूल शामिल होते हैं। ऐसे स्थिति में छात्रों की मुख्य परीक्षा की तैयारी बाधित होती है। इसी ऐसे में इस बार प्रैक्टिकल को लेकर अलग व्यवस्था बनाई गई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से सभी विंटर बाउंड स्कूलों के प्रधानाचार्य को जारी पत्र में कहा गया है कि वो अपने स्कूलों में प्रयोगात्मक समेत प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट संबंधी कार्य 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरा करा लें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य स्कूलों में प्रैक्टिकल को लेकर अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली लेने वाले कंटिन्यूअस इंडस्ट्री को फिर झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 24 घंटे सुनिश्चित बिजली सप्लाई लेने वाले उद्योगों को कंटिन्यूअस सप्लाई सरचार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई। इसे 2.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। राज्य में ऐसे उद्योग जिन्हें 24 घंटे सुनिश्चित बिजली चाहिए होती है, उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चार्ज का भुगतान करना होता है। कुल बिजली बिल का 2.5% एक्स्ट्रा भुगतान करना होता था। पहले यह 15% था, जिसे कुछ वर्षों के दौरान घटाकर 2.5% कर दिया गया था। यूपीसीएल ने इसे फिर बढ़ाकर 25% किए जाने की मांग की है। नियामक आयोग से में बाकायदा याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान यूपीसीएल का तर्क था कि मौजूदा समय में पूरे देश में बिजली का संकट है। इस संकट के समय बिजली से बाजार से महंगी बिजली खरीदकर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्य के मुकाबले काफी छोटे राज्य उत्तराखंड में बाघ और गुलदारों की ज्यादा अप्राकृतिक मौतें हो रही हैं। देश भर में इस साल तक अब तक महाराष्ट्र में सर्वाधिक गुलदार मारे गए, जबकि मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में टॉपर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1 जनवरी से अब तक कुल 112 बाघ और 430 गुलदार की अप्राकृतिक मौत हो चुकी है। बिग कैट परिवार के इन वन्यजीवों की मौत के पीछे अवैध शिकार, आपसी संघर्ष, मानव वन्य जीव संघर्ष और हादसे मुख्य कारण है। कुल मारे गए 112 बाघों में सर्वाधिक 82 बाघ आपसी संघर्ष, एक्सीडेंट या आदमखोर होने के निचले चलते मारे गए, जबकि 30 का अवैध शिकार
कर डाला था। इनमें से सबसे ज्यादा 36 बाघ मध्य प्रदेश में मारे गए, वहीं दिल्ली में 1, बिहार में 2, यूपी में 3 और उत्तराखंड में 7 बाघ मारे गए। मेट्रोपोलिस कॉलोनी गेट पर हुए दलजीत सिंह हत्याकांड के मामले पर लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि मेट्रोपोलिटन पुलिस कॉलोनी के गेट पर हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने इस कांस्टेबल को 3 बार कॉल कर घटनाक्रम की जानकारी दी थी, लेकिन कांस्टेबल ने इस मामले में गंभीरता को नहीं लिया और न ही उसे इस संबंध में चौकी इंचार्ज या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में ड्यूटी के प्रति लापरवाही मिलने पर एसएसपी ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया, वहीं जांच के आदेश भी दिए। पुलिस कॉलोनी के गेट नंबर 1 पर सोमवार रात मूल रूप से बिलासपुर निवासी दलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य हत्या आरोपी गुरवीर सिंह, प्रभुजोत सिंह के साथ ही कम्बल सिंह, अमनदीप सिंह और जतिन वर्मा को गिरफ्तार किया, जबकि एक नामजद समेत 5-6 अन्य की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उधर पुलिस जांच के दौरान पता चला कि दलजीत सिंह की हत्या से पहले गेट पर विवाद हो रहा था। इस पर छिटकुल चौकी में तैनात कांस्टेबल हेमंत जोशी को 2-3 बार विवाद की सूचना दी गई, लेकिन इस समय से मौके पर नहीं पहुंचे। इस मामले को एसएसपी ने बेहद गंभीरता से लेते हुए कांस्टेबल हेमंत जोशी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। पिथौरागढ़ नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में 300 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिए जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रत्येक 6 से 60 बैच के रूप में प्रवेश होंगे। पिथौरागढ़ के नन्ही परी सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान में 5 ट्रेडों में 300 छात्र छात्राओं के प्रवेश होंगे। नवंबर 2011 में पिथौरागढ़ नन्ही परी प्रांत सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार ने स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति के बाद पहले आईटीआई में इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित किया गया था। अब केएनयू जीआईसी परिसर व विकलांग भवन में कॉलेज संचालित किया जा रहा है। बीटेक में प्रवेश को लेकर असमंजस बना हुआ था। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कैंपस की मान्यता मिलने के बाद प्रवेश का संकट दूर हो गया। मान्यता मिलने से सीमांत इंजीनियरिंग को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से बार बार अनुमोदन लेने की आवश्यकता भी खत्म हो गई है।